वन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप आएँ तो 5.1 में से बताया नॉट फॉर प्रॉफिट होती क्या है। मैंने 5.1 में आपको कल सारी डिटेल बता दी कि कोई भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है अदर देन प्रॉफिट। ठीक है, वो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो स्पोर्ट्स भी हो सकती हैं, वो रिलीजन हो सकता है, वो कोई डिप्राइव्ड सोसाइटी का कोई पार्ट हो सकता है, वो विडोज़ के लिए कोई ऑर्फन केयर प्रोग्राम हो सकता है, वो डिस्पेंसरीज हो सकती हैं, वो यतीम बच्चियों की शादियाँ हो सकती हैं। ठीक है, वो कोई बेरोज़गार लोगों को कोई हुनर इसको सिखाया जा सकता है। फैसलाबाद ब्लाइंड एसोसिएशन में ऑर्डर है उसका, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, मैं अपने क्लाइंट से नाम बता रहा हूँ आपको, फैसलाबाद ब्लाइंड एसोसिएशन, सैयदा खातून जन्नत ट्रस्ट हॉस्पिटल, स्टेना रोड पे। ठीक है, स्लो बच्चों को जो मेंटली स्लो हैं, ये डिसेबल हैं, उनको पढ़ाते हैं। 500-550 बच्चा पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंटी टीबी हॉस्पिटल, टीबी का इलाज कर रहे हैं। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, हयात फाउंडेशन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हयात फाउंडेशन क्या करती है, ये 3 एरियाज में काम करती है, शेल्टर, एजुकेशन और मेडिसिन। ठीक है, और जाते वहाँ पे जहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन होते हैं। जैसे आपने इस IDP कवर्ड सुना होगा पिछले 15 सालों में, जब खास तौर जब से ये ऑपरेशन हो रहे हैं, एजेंसीज ऑपरेशन कर रही हैं, आर्मीज कर रही हैं। ठीक है, वज़ीरिस्तान में IDPs आए, स्वात में ऑपरेशन हुआ आज से 15 साल पहले। ठीक है, वहाँ से आए, सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, कश्मीर में ज़लज़ला आया था, तो लोग भी डिस्प्लेस होते हैं। वो जब डिस्प्लेस होते हैं कोई इलाके के बंदे, तो ये वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके आर्टिफिशियल कॉलोनीज बनाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, कंटेनर्स लगाते हैं, उनमें स्कूल बनाते हैं, उनमें हॉस्पिटल बनाते हैं, टेम्परेरी कुछ 6, 8, 10 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए उनको रिहेबिलिटेट करते हैं बच्चों को। समझ गए? तो 3 एरियाज में काम करते हैं। ठीक है, इनका सबसे बड़ा डोनर जो है ना, वो यूनेस्को है। यूनिसेफ और यूनेस्को 2 इंटरनेशनल बॉडीज की डोनर्स हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी रेलेवेंट इस टॉपिक पे आना है आगे जाके। ठीक है जी, समझ गए? अब जो यूनेस्को और ये जो यूनिसेफ इनको प्रोग्राम देते हैं ना, इन्होंने कहाँ लगाने हैं? शेल्टर मीन्स उनको कैंप्स बना के उनको घर बना देंगे, कच्चे घर बना देंगे, जैसे भी करना हो। ठीक है, एजुकेशन उन बच्चों को, उनके फ्री स्कूल्स और मेडिसिन, अगर कोई इशू है, कोई उनकी बीमारियाँ आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक होगा। अब इन्होंने क्या करना है, जो इसके ओनर्स हैं, ओनर्स ने कहना चाहिए, जो इसके ट्रस्टीज हैं, ये प्रोजेक्ट लेके आते हैं कि समाज में मसला आ गया, उसके लिए हमें 100 मिलियन चाहिए। ठीक है, हयात फाउंडेशन के इस प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम सवात, इसके लिए हमें 100 मिलियन चाहिए। यूनेस्को क्या करता है, वो कहता है ठीक है 90% मैं स्पॉन्सर करूँगा, 10% अब लोकल पाकिस्तानी से लें, लोकल कम्युनिटी से लें। वो 90% स्पॉन्सर करता है, 10%। ठीक है, अब ये 90% स्पॉन्सर करता है ना, इसमें लिखा होता है कि इसमें 92% और 18% इसका आपने लगाना है उस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसे आए हैं, जिस मंगवाए हैं हमने। और 12% जो है ना, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी मैं गलत कर रही हूँ। ये 100 मिलियन है ना, जो भी फंड है इसका, 2 तरह से फंडिंग आ गई। जैसे भी फंड आई है इसका आपने 82% और 18%। 18% आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लगा सकते हैं, और 82% आपने डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड टू दैट फंड लगाना है। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग और अनरिस्ट्रिक्टेड फंडिंग। अनरिस्ट्रिक्टेड में क्या आता है, ये लोगों की सैलरीज जो आपने एम्प्लॉय रखे हुए 300-400, उनके यहाँ से कैंप्स वहाँ सवात लेके जाने का खर्चा, ठीक है। और इसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा
जब देखें जब जल्जला या कोई वॉर्स होती है ना, तो जो लोग वहाँ पे सर्विस दे रहे होते हैं ना, वो लोग डिप्रेसिव लोगों को देख देख के खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनके रिहेबिलिटेशन प्लान होते हैं, वो खुद बीमार हो जाते हैं। पाकिस्तान ही है, इंटरनेशनल भी काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है। जैसे जैसे अली खदमत देखें ना, फ़लस्तीन में काम कर रही है, ठीक है। तो ये फॉलो करेंगे इस चीज़ को। इसके एक्सटर्नल ऑडिटर है अर्नस्ट एंड यंग, इंटरनल ऑडिट मेरे पास, सॉरी एक्सटर्नल मेरे पास है, इंटरनल ईवाई के पास। ठीक हो गई जी। अब ये जो 82% है ना रिस्ट्रिक्टेड फंड, ये आप स्पेसिफिकली किस जगह पे लगाएंगे? बाकी सैलरीज आपने 400-300 बंदों को वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ लेके गए हुए हैं, उनको 3 टाइम खाना देना है, उनकी सैलरीज हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन है। अब सवाल जाके उनको भी कैंप्स में नहीं रखना, उनको कहीं पीछे रखेंगे किसी होटल में, किसी गेस्ट हाउस में, ठीक है। अच्छा, फिर वो जब 40-50 दिन का काम करेंगे, उन्होंने फैसलाबाद लाहौर आके अपनी फैमिली से भी मिलना है, उन्होंने बीमार भी होना है। फिर अच्छा वो 40 दिन में डिप्रेशन में आ जाएंगे, उनका क्या करेंगे? उनके भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग का सेशन होते हैं, उनके इंटरटेनमेंट सेशन होते हैं, ताकि ये बीमार ना हो जाए। अच्छा, ऑडिटर की फ़ीस है, इंटरनल ऑडिटर की फ़ीस है, और एक्सपेंसेस है वहाँ पे। तो वो मैक्सिमम कितना करना है आपने? अब आपने एनजीओज़ में एक बहुत बड़ा मसला ही होता है कि क्या रिस्ट्रिक्टेड फंड्स को वहीं यूज़ किया गया जहाँ के लिए रिस्ट्रिक्शन थी, कि और तो नहीं यूज़ कर लिया गया? समझ गए? याद रहेगा जी। चलें आगे। अच्छा, इसमें 5.1 में यही बात करता है, वो 3 बातें करता है। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है जनरल प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कुछ सेकंड में कहता है एनजीओ से होती है। मैंने इस एग्जांपल दे दी, एग्जांपल्स आर चैरिटीज़, क्लब्स। आपके चिनाब क्लब क्या है? एनजीओ। और सर्कल क्लब क्या है? वो प्राइवेट है, वो एनजीओ नहीं है। ठीक हो गया, याद रहेगा जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, एनजीओ की एक सबसे, एनजीओ लाजमी नहीं कि वो सारी की सारी डोनेशन ही ले रही हो, उसकी अपनी इनकम भी होती है दफ़ा एनजीओ की। फॉर एग्जांपल, ठीक है, और शौका खानम, वो कुछ लोगों से पैसे भी ले रही है, कुछ लोगों से ले रही है ना पैसे। ये मैंने भी सईदा खातून जन्नत बोला आपको, ठीक है। वैसे एनजीओ काइंड ऑफ एनजीओ है, लेकिन बहुत नॉमिनल सी फीस, 200 रुपये, 50 रुपये, ये भी ले रहे होते हैं। हम ये कहते हैं फ्री डिस्पेंसरी, वो 1 रुपये का टोकन ले रहे होते हैं, 2 रुपये, 10 रुपये होता है हॉस्पिटल में। एफआईसी जाएँ, हाँ हम एफआईसी जाते हैं इलाज करवाने, अगर वो 1 रुपये कहते हैं, 1 रुपये चार्ज है, फाइल चार्ज है, तो कुछ ना कुछ उनकी इनकम होती है। अच्छा, फिर एनजीओ ने क्या किया होता है, अपनी कुछ फ्रेंड की शॉप्स रेंट पे की होती हैं, उससे रेंट आता है, वो भी इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, होता है ना ऐसे, ठीक है। ये और कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया होता है। किसी एनजीओ के पास लैंड थी, उसने पीछे गंदम लगा ली, उसने शेड बना के किसी को रेंट पे दे दिया, चलो इससे इनकम आएगी, लोगों को लग जाएगी, ठीक है। सिलाई कढ़ाई के स्कूल हैं, वो बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, और वो चीज़ें बनाती हैं बच्चियाँ, उसको सेल करते हैं मार्केट में, वो एक इनकम आ जाती है उनको, ठीक है। कोई हुनर सिखाते हैं, कोई चीज़ बनती है, उससे कोई ना कोई इनकम आ जाती है, ठीक है। तो इनकम भी हो सकती है। बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं, मसाजिद हैं, ग्राउंड फ्लोर सारा रेंटेड किया उन्होंने, फर्स्ट फ्लोर में मस्जिद है, ठीक है। ये फ्रंट की शॉप्स आपने देखी होंगी अक्सर, ठीक है। अच्छा, आगे हैं जी, यहाँ से पढ़ी एनजीओ में भी रिक्वायर्ड, हमने वैसे रिक्वायरमेंट पढ़ी हुई है। जब आपको याद होगा, मैं आपको पढ़ाया था कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट किस चीज़ के लिए होती है, तो मैंने आपको इंडिविजुअल की पढ़ाई थी, एओबी की पढ़ाई थी, कंपनीज की पढ़ाई थी, याद है आप लोगों को? हमने पढ़ा बिजनेस नीड भी होती है या लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें भी कई दफ़ा लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ जगहों पे लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ साइलेंट है, लेकिन डोनर मांगता है, और वो बिजनेस नीड होगी। जामिया अहमदादिया है, उसके वो यहाँ पे ऑडिट करते हैं हम,
वो अपने डोनर्स को भिजवाते हैं, वो रिपोर्ट देखें इनको डोनेशन देते हैं। ठीक हो गया? समझ आ रही है बातें जी? चले आगे। अच्छा, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपके होता है, ये क्या बोलते हैं इस इदारे को, नाम है जिन निकल के, उसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, मुझे मेरे नाम ज़हन में आ जाएगा। वो कहता है ऑडिट करवा के लें। मदारिस किसके साथ रजिस्टर्ड है? वफाकुल मदारिस बोर्ड के साथ। वफाकुल मदारिस कहता है कि मैं आपकी लाइसेंसिंग रीन्यू नहीं करूँगा अगर आपने ऑडिट ना कराया। मुशर्रफ के ज़माने में शुरू होते ये मदारिस के ऑडिट। समझ गए? अब मदरसा क्यों करवा रहा है? क्योंकि वफाकुल मदारिस से रजिस्टर्ड होना है, एक लीगल रिक्वायरमेंट आ गई। बैतुल माल, यस, कुछ एनजीओज बैतुल माल से रजिस्टर होती हैं, बैतुल माल से फंड मिलते हैं उनको। ठीक है, बैतुल माल की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने करवाना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब चैरिटी एक्ट एक आया है पंजाब, उसमें रजिस्टर्ड है, वो कहते हैं अपने ऑडिटेड अकाउंट्स लेके आए, हम आपको फिर रिन्यू करेंगे। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स आ गई ना कुछ लोगों की, या रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स आ गई। कुछ वॉलंटरीली करवाते हैं, डोनेशन डोनर्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए। ठीक हो गया? समझ गए? तो ये इसने पहली लाइन में लिखा हुआ कि मे चूज टू हैव ऑडिट, मैंने इसको ऑडिट डिस्कस कर लिया। और कुछ क्या कहते हैं वॉलंटरीली बेसिस पे। ठीक है, अगली लाइन में कहता है कि डिफरेंस है कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में और एनजीओज में। वो डिफरेंसेस क्या है मैंने आपको कल बता दिए थे। एक तो कैश की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। किसकी? कैश की। तो वो एक अलग रिस्क है। फिर दूसरा क्या हमने पढ़ा था कि इसके इनकम्स को या डोनेशंस को फोर्स ही नहीं किया जा सकता कितने आएंगे। फिर ट्रेस नहीं किया जा सकता। कई दफ़ा कैश होते हैं, कई दफ़ा इन काइंड होते हैं। अब एक मस्जिद है, उसमें एक ट्रक आया, वो गंदम अनलोड करके चले गए। आप ट्रक से पूछते हैं किस कौन आया, वो कहते जी अल्लाह का बंदा आया था। आपको सोर्स ही नहीं पता कौन है। दूध वाला आता है, वो 200 किलो दूध देके चले जाता है। उससे पूछे कौन, किसने भिजवाया तुम्हें, कहते पता नहीं। एनोनिमस डोनेशन आते हैं। मैंने क्या आपको मदरसे की एग्जांपल दी थी कि पूरा मदरसा खड़ा होगा 4 मंजिला, 2-2.5 उसका कनाल का। वो मोहतरम साहब कहते मुझे नहीं पता यार। ठीक है, ये रिस्क है। समझ गए? अच्छा, और रिस्क क्या है ये मैंने भी डिस्कशन किया है कि कहीं रिस्ट्रिक्टेड फंड अनरिस्ट्रिक्टेड जो अभी यूज़ तो नहीं कर लिया आपने, ये एक एरिया है, इसमें ग्रे एरिया। इसमें हाँ बीइंग एन ऑडिटर हमें देखना पड़ता है। ठीक है जी। इन एडिशन थर्ड पैराग्राफ में in addition there may be specific auditing and reporting requirements set out in local। ठीक है, फैसलाबाद आपके पाकिस्तान में भी स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs इशूड बाय ICAP। लोकल स्टैंडर्ड्स हैं ICAP के बनाए हुए NPOs पे। ठीक हो गया? तो एक तो वो रिक्वायरमेंट्स होगी जो स्टैंडर्ड्स की हैं, IFRS की वगैरह की हैं, एक ये लोकल रिक्वायरमेंट भी है। अब हमारे जो NGOs हैं उसका ऑडिट पता कैसे करते हैं? अगर वो स्मॉल साइज NGO है, स्मॉल साइज, तो हम लिखते हैं कि दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद द स्मॉल साइज स्टैंडर्ड्स एंड इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs। अब 2 स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो गए इस पर। ठीक है, समझ गए? अब जो NPO वाला स्टैंडर्ड है ना, वो कहता है कि अगर आपको डोनेशन आया है तो उसकी क्या करें, फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करें। डोनेशन क्या करें? आपके पास स्टॉक्स पड़े हैं 30 जून को, गंदम पड़ी है, चावल पड़ा है, आटा पड़ा हुआ है, घी पड़ा हुआ है, या कोई और चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, वो आई तो फ्री है, आई तो कैसे है? फ्री। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है स्टॉक से भी वैल्यूएशन करें, डोनेशन की भी वैल्यूएशन करें, और उसमें लिखे अकाउंट्स में डोनेशन रिसीव्ड इन काइंड। अब मदरसे को दूध तो फ्री आ रहा है, हम पूछते हैं कितने केजी आया दूध, डेली का 200 केजी,
ज़रूर 365 और रेट क्या है, अब एवरेज रेट लगा के, फेयर वैल्यू रेट लगा के, फेयर मार्केट रेट लगा के हम कहते हैं अच्छा इतने का दूध आया है, ठीक है, डोनेशन क्रेडिट, मिल्क का स्टॉक, डेबिट, फिर साथ उसी कंजम्पशन भी डाल देते हैं, स्टॉक क्रेडिट, एक्सपेंस, डेबिट। समझ गए? चौथे पॉइंट में है जी एफ। If NGO requests an audit to be performed on a voluntary basis or requires a reason to be carried ठीक है, out. कई दफ़ा लीगल रिक्वायरमेंट होती है और कई दफ़ा क्या है जी, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, वॉलंटरीली करवाते हैं, तो दोनों सूरतें